इमरान ने डॉक्टर हिदायतुल्लाह को बाजू से पकड़कर उस कोने की तरफ ले जाते हुए कहा, मगर डॉक्टर हिदायतुल्लाह तो कदरे गड़बड़ाते हुए लहजे में कहा। वो शायद अभी पूरी तरह मुतमईन ना हुए, लेकिन इमरान उन्हें पकड़े तेजी से उस ऊपर को उठे हुए हिस्से तक पहुंच गया। वहां से सीढ़ियां नीचे जाती दिखाई दे रही थी। फिर वो सब तेजी से सीढ़ियां उतरते चले गए। सीढ़ियों का इख्तिताम एक सुरंगनुमा राहदारी पर हुआ। इमरान वहां रुक गया। जब सब सीढ़ियां से उतरकर सुरंग में पहुंच गए तो इमरान ने आखिरी सीढ़ी की साइड में उभरे हुए एक पत्थर पर जोर से पैर मारा तो ऊपर हला हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गई। इमरान सीढ़ियां उतरते हुए इस बात को चेक करता रहा कि अंदर से ये हला कैसे बंद किया जा सकता है, और जब वो सीढ़ियां उतरकर एक तरफ खड़ा होकर अपने साथियों के नीचे उतरने का इंतजार करने लगा तो उसकी नजरें उस उभरे हुए हिस्से पर पड़ी और वो मुतमईन हो गया। उसके नुक्ता नजर से इस ढक्कन के बंद होने के बाद वो हादसे महफूज हो चुके थे, क्योंकि अब जोलान की लाश नहीं बता सकती थी कि वो लोग किधर से निकल कर गए हैं। राहदारी हासी तवील साबित हुई और राहत में एक बार फिर सीढ़ियां ऊपर जाती हुई दिखाई दी। इमरान ने वहां पहुंचते ही पहली सीढ़ी की साइड को चेक किया। उसके अंदाजे के ऐन मुताबिक वहां भी उभरा हुआ हिस्सा मौजूद था। इमरान ने उस हिस्से पर पैर मारा तो सीढ़ियों के इख्तिताम पर इसी तरह एक ढक्कन सा उठता चला गया और बैरूनी रोशनी सीढ़ियों पर पड़ने लगी। चंद लम्हों बाद वो सीढ़ियां क्रॉस करके ऊपर पहुंच गए। ये जगह एक पुराना और खुश्क तालाब था जिसकी गिर्द हासी ऊंची मंडेर से बनी हुई थी। बाहर आकर इमरान ने उस ढक्कन को बंद करने के लिए चेकिंग शुरू कर दी और फिर मंडेर के एक उभरे हुए हिस्से को चेक कर ही लिया। उसने उस पर दबाव डाला तो ढक्कन की तरह उठी हुई जमीन बंद हो गई। अब कोई न कह सकता था कि इस पुराने और खुश्क तालाब में भी कोई खुफिया रास्ता मौजूद है। जब वो इस तालाब से बाहर निकले तो उन्होंने अपने आप को एक कदीम और उजाड़ से खंडर में मौजूद पाया। खंडर से बाहर निकलकर उन्होंने इधर उधर का जायजा लेना शुरू कर दिया। ये एक वसी मैदान था जिसके अंदर वो खंडर था और एक पुरानी ईंटों की बनी हुई टूटी फूटी सड़क दूर से बल खाती हुई इस खंडर की तरफ आती दिखाई दे रही थी। टाइगर, हमारी कार जहाँ से शमाल की तरफ है, दौड़ते हुए जाओ और वहाँ से कार ले आओ। हम सबका इकट्ठे इस मैदान में चलना खतरे का बायस बन सकता है, जल्दी करो, हमने जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। इमरान ने मोहल्ले वकूअ का जायजा लेने के बाद टाइगर से कहा और टाइगर तेजी से दौड़ता हुआ शुमाल की तरफ मुड़ गया। अब क्या वापस उस नंबर 2 अड्डे में जाना होगा? सफदर ने कहा, क्या तुम्हें याद है कि हम उस अड्डे के किस रास्ते से बाहर आए थे? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। रास्ता? अरे वाकई, इस बात पर तो मैंने अब तक गौर नहीं किया कि आखिर हम बाहर कैसे आए। मेरा ख्याल है कि एक सुरंग सी थी जिसमें से कार गुजर रही थी, या वो दरख्तों का झंड था। दरमियान में क्या हुआ? सफदर ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। दरमियान में हमारी सोचने समझने की सलाहियत माऊफ कर दी गई थी और ड्राइविंग चूंकि लाशऊरी तौर पर हुई इसलिए कार चलती रही। उस गोल्डन मैन का मकसद यही था कि हम अजहुद ये मालूम ना कर सकें कि उस नंबर 2 का रास्ता कहाँ है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या तुम वाकई पाकिस्तानी हो? डॉक्टर हिदायतुल्लाह ने जो अब तक खामोश खड़े थे पहली बार बात करते हुए कहा। हम पाकिस्तानी ज़ुबान में बातें कर रहे हैं, इसके बावजूद आपको यकीन नहीं आ रहा? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझता हूँ कि ये भी कोई चाल हो सकती है, पाकिस्तानी ज़ुबान भी तो सीखी जा सकती है। डॉक्टर हिदायतुल्लाह ने होंठ चबाते हुए कहा। तो फिर आप खामोश ही रहिए, जब आपको यकीन आ जाए तब बात कीजिएगा। वैसे भी अभी हमारे सामने बहुत खतरनाक मरहले पड़े हैं, जैसे ही उन्हें आपकी गुमशुदगी का इल्म होगा वो पागल हो जाएंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे इमरान साहब, आपने कमाल किया है। उस गोल्डमैन ने जो हिफाजती इंतजामात बताए थे, मैं तो उन्हें सुनकर ही मायूस हो गया कि हम डॉक्टर साहब तक कम से कम जिंदा सलामत नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपने वाकई कमाल कर दिया। सफदर ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। सबसे बड़ा हिफाजती इंतजाम मुहालिफ की अकल को रोकना होता है। अगर ये रोकी ना जा सके तो बाकी सब इंतजामात फजूल होते हैं। वाकई उनके इंतजामात ऐसे ही थे कि डॉक्टर साहब तक पहुंचना और उन्हें वहां से बाहर निकाल लाना एक लिहाज से कतई नामुमकिन था, लेकिन तुमने देखा कि वो लोग इस कदर सख्त हिफाजती इंतजामात के बावजूद अकल को नहीं रोक सके। इसी तरह एक रोज़ जूलिया भी इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात के बावजूद आने वाले को ना रोक सकेगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया, जो इस दौरान मुसलसल खामोश ही रही थी, अपने मुतालिक बात सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ी। अकल को तो रोका जा सकता है, हमाकत को नहीं, और अब तक जो कुछ हुआ इसमें अकल से ज्यादा हमाकत ही काम आई है, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा और उसके साथ ही खड़े हुए तनवीर का चेहरा बगैर किसी वजह के ही खिल उठा। अच्छा, वो कैसे? इमरान ने चौंक कर कहा। बुनियादी हमाकत उस जोलान से हुई जिसने तुम्हें मुलाकात के लिए बुला लिया, वरना जाहिर है उस तक पहुंचने के लिए हमें कितनी कत्लो गारत करनी पड़ती। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा और इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। जब कोई आना चाहे मोहतरमा जूलियन आफ्टर वाटर, तो फिर इनकार भी काम नहीं देता। जोलान की पीए लड़की ने मुलाकात का वक्त देने से इनकार करके फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मैंने काउंटर गर्ल को सुनवाने के लिए ऐसी बातें की जैसे वाकई जोलान ने हमें फौरी तौर पर मुलाकात का वक्त दे दिया है। और फिर तुमने देखा कि उसके बाद कैसे रास्ते खुलते चले गए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? उसने इजाज़त ना दी थी?
जूलिया ने हैरान होकर कहा और जूलिया के साथ साथ बाकी साथियों के चेहरों पर भी हैरत उमड़ आई। वो चूंकि दूसरी तरफ की बात ना सुन सके थे, इसलिए उनका भी जूलिया की तरह यही हाल था कि जोलान ने बाकायदा इजाजत दी थी। नहीं, इमरान ने कहा और फिर उसने खुद ही सारी सिचुएशन तफसील से बता दी। तुम वाकई शैतान हो, हम भी धोखा खा गए थे, इस बार तनवीर ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। इसे कहते हैं रकाबत। जब किसी की कारकर्दगी की तारीफ करने का मौका आया तो उसे शैतान कह दिया, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और सफदर और जूलिया बेइख्तियार हंस पड़े। फिर उससे पहले कि मजीद बातचीत होती उन्हें कार की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और वो सब तेज़ी से बाहर की तरफ लिपके और दूसरे लम्हे उनके हलक से इत्मीनान का तवील सांस निकल गया, क्योंकि टाइगर कार ले आया था। उसके अंदर मेकअप बॉक्स है, वो निकाल लाओ। डॉक्टर साहब को हमारे पाकिस्तानी होने पर शक है, इसलिए उन्हें भी मुकामी बना दिया जाए। इमरान ने कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हुए टाइगर से कहा और टाइगर वापस कार में दाखिल हो गया। क्या तुम वाकई पाकिस्तानी हो? अगर वाकई ऐसा है तो मुझे बेहद हैरत है, डॉक्टर हिदायतुल्लाह ने एक बार फिर मुतज़ब्ज़ब लहजे में कहा। हमारे पास वक्त नहीं डॉक्टर हिदायतुल्लाह कि हम अपने मेकअप साफ़ करके आपको अपनी असल शक्लें दिखा सकें। वैसे भी ये स्पेशल मेकअप है, आसानी से साफ़ भी ना हो सकेंगे, क्योंकि कंप्यूटर कैमरे इस कैप्सूल की वजह से हमें चेक करते या ना करते आम सा मेकअप लाजमन चेक कर लेते, इसलिए मजबूरी है। फिलहाल आप भी हमारे जैसे हो जाएं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उस लम्हे टाइगर मेकअप बॉक्स उठाए खंडर में आ गया और इमरान ने डॉक्टर हिदायतुल्लाह के चेहरे पर मेकअप करना शुरू कर दिया। जब उसने हाथ रोक कर मेकअप बॉक्स बंद किया तो वाकई डॉक्टर हिदायतुल्लाह का चेहरा मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। इमरान ने उनके हाथ कोहनियों तक और गर्दन का निचला हिस्सा भी मेकअप से बदल दिया ताकि किसी सरसरी चेकिंग के वक्त भी मेकअप ट्रेस ना हो सके, और फिर वो कार में आकर बैठ गए। कमाल है, ये कैसे मुमकिन है? ये तुमने कैसे कर लिया? डॉक्टर हिदायतुल्लाह ने कार के बैक मिरर में अपना चेहरा पहली बार देखते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और इमरान जो अब ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। उसने कार आगे बढ़ाई और फिर कार इस टूटी फूटी सड़क पर हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ती चली गई। थोड़ी देर बाद वो पुख्ता सड़क पर पहुंच गए और इमरान ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। अब कहाँ जाना है? साथ बैठी हुई जूलिया ने पूछा। जो पनाह देगी उसी के पास जाना पड़ता है। तुम तो हर वक्त रकीब को साथ लिए रहती हो, इसलिए मजबूरी है। तुम मिस बायर का ठिकाना ही काम आएगा, जिसे उर्फ़े आम में हाक हाउस कहा जाता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शट अप, हर वक्त की बकवास अच्छी नहीं लगती, जूलिया ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। इसका मतलब है कि किसी वक्त बकवास अच्छी भी लगने लग गई है? वाह, ये तो बहुत बड़ा इनकलाब है। जल्दी से वो वक्त बताओ, बल्कि ठहरो, बाकायदा टाइम टेबल बना कर दो, इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। और इस बार जूलिया ने बेइख्तियार मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तुम वाकई अजली ढीठ हो, मगर मुकम्मल तौर पर चिकने घड़े, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम वक्त बताने की बजाय खुद ही वो काम शुरू कर दो जिसके लिए मैंने वक्त मांगा था, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। और इस बार उगली सीट पर बैठा सफदर बेइख्तियार हंस पड़ा, लेकिन उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक सड़क की एक साइड से एक सुरह रंग की जीप नमूदार हुई और इससे पहले कि इमरान संभलता, उस जीप से सुरह रंग के 2 मिसाइल यके बाद दीगरे फायर हुए और उसके साथ ही कार जैसे इंतहाई धमाकों की जद में आकर हवा में उछली। और इमरान को तो ऐसे ही महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर दूर दूर तक बिखरता चला गया हो। अलबत्ता इस आखिरी सांस से पहले उसके कानों में खौफनाक धमाकों के साथ साथ जूलिया और दूसरे साथियों की चीखें ज़रूर महफूज रह गई। फिर ये सब एहसास यकलख्त फना होकर रह गए, शायद हमेशा हमेशा के लिए। एंड्रयू का चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था और वो कमरे में इस तरह टहल रहा था जैसे कोई जंगली शेर पहली बार किसी मजबूत पिंजरे में कैद होने पर इधर उधर दौड़ता है। जबकि बायर होन बींचे कुर्सी पर खामोश बैठी हुई थी, उसकी गर्दन पर पट्टी बंधी हुई थी और कंधे पर भी अंदरूनी तरफ बैंडेज थी। बायर का चेहरा जर्द बड़ा हुआ था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आखिर इन बदजातों को यहाँ फायरलैंड में लाने की ज़रूरत ही क्या थी? वहीं बर्न में ही उन्हें आसानी से हलाक किया जा सकता था, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो हन्नास भरा हुआ था। अब देखो वो लोग गायब हो गए हैं और यहाँ फायरलैंड में है जहाँ का एक एक आदमी हमारा आदमी है। एंड्रियो ने फट पड़ने वाले लहजे में कहा। मुझ पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं एंड्रियो, उन्हें तुम्हारी इस चहेती जूलियट ने पनाह दे रखी है और देखो उसने उनकी खातिर अपना मकान भी तबाह कर दिया। उसने तो मुझे भी हलाक कर ही दिया था। ये तो मेरी किस्मत था कि आर्नल्ड के मुझ पर गिरने से मैं हलाक होने से बच गई, वरना तो आर्नल्ड की तरह मेरी लाश भी गोलियों से छलनी हुई पड़ी मिलती। बायर ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं उसकी बोटियां नोच डालूंगा। उसने हाथ से बगावत करने की जुर्रत की, लेकिन अब उन लोगों को कहां से ट्रेस किया जाए? आखिर ये लोग गए कहां? उस अल्बर्टो हाउस के मलबे में से कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि वो लोग आखिर कहां गए, एंड्रयू ने होंठ बीचते हुए 16 बार लहजे में कहा। फिर उससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, अचानक मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और एंड्रयू ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस एंड्रयू स्पीकिंग, एंड्रयू ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। बॉस, मैं 11:30 क्लब से टालमोर बोल रहा हूँ।
जहां इंतहाई हैरत अंगेज वाकयात हुए हैं बॉस। दूसरी तरफ से इंतहाई मुतवहिश से लहजे में कहा गया, अब बको भी सही, कैसे हैरत अंगेज वाकयात हुए हैं, नॉनसेंस। एंड्रयू ने हलक के बल चीखते हुए पूछा। जोलान और वन को हलाक कर दिया गया और वो पाकिस्तानी साइंसदान गायब है। दूसरी तरफ से टालमोर ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा और एंड्रयू को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जहन के गिर्द यकलहत बर्फ की चादर सी फैलती चली गई हो और वो फोन कान से लगाए बेहिसो हरकत खड़े का खड़ा रह गया। उसकी पलकें तक ना झिपक रही थी। हेलो हेलो बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और एंड्रयू के जिस्म ने यकलहत जोरदार झटका खा लिया। क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? ये कैसे मुमकिन है? आखिर ये कैसे मुमकिन है? एंड्रयू ने यकलहत गराते हुए कहा। उसका चेहरा इस बुरी तरह बिगड़ गया कि इंसानी चेहरा ही ना दिखाई दे रहा था और जिस्म तो पहले साकित हो गया। झटका खाने के बाद अब नुमाया तौर पर जोर जोर से कांप रहा था। क्या हुआ, क्या हुआ एंड्रयू, क्या हुआ? बायर ने एंड्रयू की ये हालत देखी तो जल्दी से आगे बढ़ते हुए पूछा और उसने उसके हाथ से रिसीवर लेना चाहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखती हुई उछलकर दूर जा गिरी। हरामजादी, कुत्तिया की बच्ची, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो हरामजादा जोलान भी मर गया और वो साइंसदान भी गायब है। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, एंड्रयू ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। उसने पूरी कुव्वत से हाथ घुमाकर अपनी तरफ बढ़ती हुई बायर के चेहरे पर उल्टे हाथ का थप्पड़ मार दिया और इस थप्पड़ के नतीजे में बायर चीखती हुई कुर्सी से टकराकर नीचे फर्श पर जा गिरी। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम्हें गोली मार दूंगा। एंड्रयू वाकई पागल हो गया था। उसने रिसीवर को मेज पर पठा और तेजी से मेज की दराज खोलने लगा। वो शायद दराज से रिवॉल्वर निकालने की जद्दोजहद कर रहा था कि यकलहत लगातार दो धमाके हुए और एंड्रयू चीखता हुआ उछलकर पुष्ट के बल नीचे गिरा। उसी लम्हे यके बाद दीगरे दो और धमाके हुए और नीचे गिरकर तड़पता हुआ एंड्रयू का जिस्म एक झटका खाकर साकत हो गया। उसकी आधी से ज्यादा खोपड़ी ही उड़ गई, जबकि पहले गोलियां उसके पहलू में पड़ी और सामने बायर हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ी थी। उसकी रिवॉल्वर की नाल से अभी तक धुएं की लकीरें सी निकल रही थी। उसका चेहरा पथरीला हो रहा था। तुम मुझे मार दोगे, मैं तुम्हें न मार दूं? बायर ने लाशौरी अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर धमाके हुए और इस बार गोलियां कालीन पर मुर्दा पड़े एंड्रयू के जिस्म में गायब हो गई। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने एंड्रयू को मार दिया, अपने महबूब को। मैंने तुम्हें मार दिया एंड्रयू, ये मैंने क्या कर दिया? बायर एंड्रयू की लाश से लिपटी हुई हिज़्यानी अंदाज में चीखे चली जा रही थी। मादाम, मादाम! अचानक एक सहमी हुई डरी सी निस्वानी आवाज सुनाई दी और एंड्रयू की लाश से लिपटी हुई बायर को जैसे होश आ गया, वो एक झटके से सीधी हो गई। बॉस को क्या हुआ मादाम? दरवाजे पर खड़ी लड़की ने हैरत से आगे बढ़ते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसके हलक से खौफ से भरपूर चीख निकल गई। बॉस को आपने मार दिया मादाम, उस लड़की ने बुरी तरह चीखते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो मुड़ी और दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी, लेकिन उसी लम्हे एक और धमाका हुआ और चीखती हुई दरवाजे की तरफ भागती लड़की की एक कर्बनाक चीख मारकर मुंह के बल कालीन पर गिरी और बुरी तरह तड़पने लगी। मादाम बायर ने हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का दूसरा फायर किया और वो तड़पती हुई लड़की एक झटका खाकर साकत हो गई। कुत्तिया की बच्ची, मेरे खिलाफ बात कर रही थी, ठीक है? अब एंड्रयू की मौत की वजह यही लड़की बनेगी। ये गद्दार है, उसने एंड्रयू और मुझ पर अचानक हमला कर दिया, बायर ने अपने आप को संभालते हुए कहा और फिर उसने जल्दी से आगे बढ़कर मेज पर पड़ा रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। उसने फौरन ही ख्याल आ गया कि कहीं उनकी आवाज़ें दूसरी तरफ ना सुनी गई हों, लेकिन लाइन को बेजान पाकर उसके चेहरे पर सुकून सा आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबाया और फिर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस रिचमंड अटेंडिंग, एक हाक हाउस के इंचार्ज रिचमंड की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। रिचमंड, फौरन एंड्रयू के दफ्तर आ जाओ, एंड्रयू को हलाक कर दिया गया है। बायर ने हालांकि बल चीखते हुए कहा। बॉस को हलाक कर दिया गया है? क्या मतलब? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे अंदाज में कहा गया, जल्दी आओ, मैंने कातिल लड़की को भी गोली मार दी है, लेकिन अगर ये लड़की इस तरह बगावत कर सकती है तो इसका मतलब है कि यहाँ उसके दूसरे साथी भी मौजूद होंगे, जल्दी आओ। बायर ने हालांकि बल चीखते हुए कहा और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया, लेकिन उसी लम्हे घंटी बज उठी और बायर ने एक झटके से रिसीवर उठा लिया। यस बायर अटेंडिंग, बायर ने होंठ चबाते हुए कहा। मादाम टालमोर बोल रहा हूँ। पहले मैंने कॉल की थी, लेकिन दूसरी तरफ से बोलने वाला इस तरह बात करते करते रुक गया जैसे उसे समझ ना आ रही हो कि वो क्या कहे और क्या ना कहे। मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ बेखौफनाक हादसा हो गया। हाक हाउस की एक मुलाजिम लड़की ने अचानक अंदर आकर एंड्रयू पर गोलियों की बारिश कर दी और एंड्रयू को हलाक कर दिया। और सुनो, अब हाक की चीफ मैं हूँ, समझे? इसलिए बताओ कि तुमने पहले क्या इत्तला दी थी? बायर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। बॉस हलाक हो गए हैं, वेरी बैड, ये सब बाहर हो क्या रहा है? दूसरी तरफ से बोलने वाले ने पागलों के से अंदाज में कहा, अपने आप को संभालो, इस वक्त हम इंतहाई खतरनाक हालात से दो चार हैं। इस वक्त हाक तंजीम इंतहाई सख्त खतरे से दो चार है, बोलो क्या रिपोर्ट थी? बायर ने होंठ चबाते हुए कहा और दूसरी तरफ से जोलान और वन की हलाकत और डॉक्टर हिदायतुल्लाह की गुमशुदगी की बात दोहरा दी गई। इस बार बायर भी एक लम्हे के लिए इसी हालत से दो चार हो गई जो उससे पहले एंड्रयू की हुई थी, लेकिन बायर ने जल्द ही अपने आप को संभाल लिया। आहा,
इसका मतलब है कि हमारे वहाँ सारे हिफाजी इंतजामात फेल हो गए हैं, लेकिन ये लोग फायरलैंड से बाहर नहीं निकल सकते। जोलान की मौत के बाद बतौर चीफ मैं तुम्हें 1130 क्लब का चीफ बनाती हूँ। तुमने उन लोगों को तलाश करके उन्हें गोली से उड़ा देना है, बायर ने तेज लहजे में कहा। ओ यस मादाम, थैंक यू मादाम, आप मुझे हमेशा अपना वफादार पाएंगी। मैं अभी उनकी तलाश शुरू कराता हूँ, दूसरी तरफ से मुसरत भरे लहजे में कहा गया और बायर ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक भारी बदन का आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये हाक हाउस का इंचार्ज रिचमंड था। ये सब कैसे हुआ मादाम? रिचमंड ने लड़की और एंड्रयू की लाशें देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा और बायर ने उसे बताना शुरू किया कि किस तरह ये लड़की अचानक अंदर दाखिल हुई और उसने एंड्रयू पर फायर खोला और फिर वापस भाग पड़ी। उसने मुझे देखा ही ना था क्योंकि मैं सोफे पर लेटी हुई थी और फिर उसने इस पर फायर करके उसे हलाक कर दिया। ओह वेरी बैड, लेकिन जॉसी ने आखिर ऐसा क्यों किया? ये तो इंतहाई मासूम सी लड़की थी। रिचमंड ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये यकीनन अल्बर्टो ग्रुप की जासूसा थी। बहरहाल हमें फौरी तौर पर इस पाकिस्तानी ग्रुप के खिलाफ काम करना है क्योंकि अभी इत्तला मिली है कि रोज़लान और उसके असिस्टेंट 11 को हलाक कर दिया गया और वो पाकिस्तानी साइंसदान में 1130 क्लब से गायब है। और ये भी सुन लो कि एंड्रयू के बाद हाक हाउस की चीफ मैं खुद हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज़ हो तो भी बता दो, बायर ने तेज लहजे में कहा। वो बड़े गौर से रिचमंड को देख रही थी। जाहिर है मादाम, बॉस एंड्रयू के बाद दूसरा कौन हाक को संभाल सकता है? रिचमंड ने जवाब दिया। ओके, मुझे तुम्हारी ये वफादारी पसंद आई, इसलिए सुनो, आज से तुम सिर्फ हाक हाउस के इंचार्ज ही नहीं बल्कि अब हाक के नंबर 2 भी हो, बायर ने मुस्कुराते हुए कहा और रिचमंड का चेहरा मुसरत की ज्यादती से तमतमा उठा। मैं आपके हुक्म की तामील के लिए जान लड़ा दूंगा, रिचमंड ने इंतहाई फर्माबरदाराना लहजे में कहा और बायर मुस्कुरा दी। ठीक है, जाकर पूरी हाक तंजीम को सर्कुलर भिजवा दो कि एंड्रयू को उसकी हादमा ने कत्ल कर दिया और अब हाक ग्रुप की क़यादत बायर ने संभाल ली और तुम उसके नंबर 2 हो। फॉरेन कॉल्स भी दे दो और सुनो, जिसके मुतालिक तुम्हें जरा भी शुबा हो कि वो उसकी मुखालिफत करेगा उसे गोली से उड़ा दो, बायर ने कहा। यस मादाम, रिचमंड ने कहा और तेजी से मुड़ने लगा। उन दोनों की लाशें उठवाकर बर की भट्टी में डाल। अब हेड ऑफिस मेरा अपना दफ्तर होगा, मैं वहां जा रही हूँ। और सुनो, हाक हाउस की निगरानी पहले से ज्यादा सख्त कर दो, हो सकता है कि पाकिस्तानी यहाँ हमला करें, बायर ने मुसलसल अहकामात देते हुए कहा।